तो दोस्तों आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो सोल सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। एसएससी जेईई मेंस 2023 के लिए ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है। थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर नंबर 8 है। आई होप इससे पहले वाले सेशंस आप लोगों ने देखे होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। अगर आप चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बनाना तो इसके लिए एक कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन एईसी प्लस पर। ये जो बैच है इसमें प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है मेनली ये, और स्पेशली डिज़ाइन किया गया बैच है एसएससी जेईई मेंस के लिए 2023 के लिए। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। इस बैच के अंदर आपको लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप आपके सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। साथ में प्रैक्टिस सेशंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे लेवल के गेट ईएस लेवल के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज क्लब किए गए हैं। इसके अलावा बैच के अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है और साथ में सभी सेशन की यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8 है। चलिए देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विथ प्रोविजन ऑफ कूलिंग सिलेंडर इज कंपेयर्ड विथ। देखिए अगर मैं बात करूं जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसके परफॉर्मेंस को अगर हमें कंपेयर करना है, कब, ये बात भी ध्यान रखें, व्हेन कूलिंग सिलेंडर इज प्रोवाइडेड। ओके, कूलिंग हम कर रहे हैं, मतलब ये कूलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटर कूलिंग की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? इंटर कूलिंग की बात चल रही है। और अगर इंटर कूलिंग अगर हम करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इंटर कूलिंग अगर हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इंटर कूलिंग का मतलब होता है कि कंप्रेशन जो हम करते हैं वो स्टेजेस में करते हैं। देखिए अगर एक सिंगल स्टेज में अगर हम कंप्रेशन करते हैं, यहां पर हम इसको पीवी डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए कंप्रेसर का काम होता है प्रेशर को बढ़ाना। सपोज फाइनल प्रेशर अपने को इतना चाहिए, हायर प्रेशर, और इनिशियल प्रेशर जो था ये था। ओके, पीवी डायग्राम है ये। तो कंप्रेसर में क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। तो इनिशियली जो प्रेशर था वो ये है और फाइनल प्रेशर ये है। तो अगर हम कंप्रेशन जो है वो एक ही स्टेज में करा रहे हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन अगर हम करा रहे हैं, तो कितना वर्क इंटरेक्शन करना पड़ेगा हमें? इतना। ये जो एरिया होगा ये एरिया क्या कहलाएगा? हमारा वर्क इंटरेक्शन। बट अगर हम स्टेजेस में करा देते हैं, स्टेजेस का मतलब क्या हुआ कि इस कंप्रेसर में हमने कंप्रेशन कराया, एक पर्टिकुलर प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर पर हम लेकर आए और यहां पर क्या किया, हमने कूलिंग कराई, फिर फर्दर हमने उसको कंप्रेस किया। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो अब इस केस में कम करना पड़ेगा। ये जो एरिया है इस एरिया को हम बोलते हैं सेविंग ऑफ वर्क। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहां पर, तो जो कूलिंग हम कराते हैं, परफेक्ट इंटर कूलिंग की अगर कंडीशन होगी तो उस केस में यहां का जो टेम्परेचर है सपोज T1 है, तो कूलिंग के बाद का ये जो टेम्परेचर होगा इट इज ऑल्सो T1। इसे हम बोलते हैं परफेक्ट इंटर कूलिंग। परफेक्ट इंटर कूलिंग। और ये जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर, ये कितना होगा? ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर। तो देखिए टेम्परेचर यहां पर वापस वही आ गया। अब देखिए इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप आइसोथर्मल कंप्रेशन कराते हो तो उस केस में जो वर्क इनपुट हमें देना पड़ेगा वो मिनिमम देना पड़ेगा। ये टेम्परेचर T1 है,
तो अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन अगर हम कराते हैं तो वहां पे वर्क इनपुट हमें कम देना पड़ेगा, ये इतना सा ही वर्क हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम कंपेयर करें कि कंप्रेसर में अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अगर हम कंप्रेशन कराते हैं तो किस प्रोसेस में हमें मिनिमम वर्क करना पड़ता है, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। ओके, तो इसीलिए हम यहां पर अगर हमें कंपेयर करना है, परफॉर्मेंस चेक करना है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल एफिशिएंसी। तो ये आइसोथर्मल एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? आइसोथर्मल एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें वर्क करना पड़ रहा है, वर्क इनपुट इनटू द आइसोथर्मल प्रोसेस, और एक्चुअल में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है, इन दोनों का रेशियो जो होता है इसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल एफिशिएंसी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होगी तो वर्क इनपुट जो होगा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो उस एफिशिएंसी को हम बोल देते हैं आइसोथर्मल एफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस से रिलेटेड यहां पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, और सेकंड स्टेटमेंट है हीट ट्रांसफर इज जीरो। देखिए, स्टूडेंट जनरली ये सोचता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब कि कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा। बेटा ध्यान रखें, हीट इंटरेक्शन जीरो का मतलब होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होता तब भी टेम्परेचर चेंज होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट इंटरेक्शन होता है बट टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। समझो, हीट दे रहे हैं तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो ध्यान रखें, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होगा। हीट ट्रांसफर किसके बराबर रहेगा? वर्क ट्रांसफर के बराबर। इसलिए स्टेटमेंट वन जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर हमारे पास तीन स्टेटमेंट है और बताना है द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू विच वन ऑफ द अबोव सिस्टम। ये तीन सिस्टम है अपने पास, एन इलेक्ट्रिक हीटर, ए गैस टरबाइन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो अब हमें यहां पर बताना है कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम किसके लिए यूज करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की अगर हम बात करें तो क्या यहां पर देखिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब मास का इंटरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटर में तो वर्क इंटरेक्शन होगा। यहां पर अगर हम सप्लाई देते हैं तो ये जो वर्क है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये कन्वर्ट होगा किसमें? हीट में। यहां पर कोई मास का इंटरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। तो मास का अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हमें यहां पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक हीटर में कोई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गैस टरबाइन, डेफिनेटली गैस टरबाइन हो या स्टीम टरबाइन हो, गैस टरबाइन में जो मास एंटर करता है वही मास बाहर निकलता है, तो फ्लो जो होगा वो स्टडी फ्लो होगा। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लगाएंगे और वहां से हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो भी आप ध्यान रखें। टरबाइन वर्क जो रहता है वो कितना होता है? एंथैल्पी का डिफरेंस। इनलेट और एग्जिट पर जो एंथैल्पी होती है इन दोनों का डिफरेंस टरबाइन वर्क बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो कंप्रेसर जो होता है इट इज ऑल्सो ए स्टडी फ्लो डिवाइस, जिसमें हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, और ये वर्क इनपुट हम कैसे निकालते हैं? ये भी हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की मदद से निकालते हैं। एंथैल्पी का डिफरेंस होता है, एग्जिट और इनलेट पर एंथैल्पी का डिफरेंस।
तो इन दोनों में हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करते हैं, तो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक हीटर में आप ध्यान रखें कोई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज नहीं होती है। यहां पर इलेक्ट्रिक हीटर भी बोल दिया गया है, नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज नहीं होगी, ये ध्यान रखें। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। और अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप इसको जरूर मेंशन करें, विल डिस्कस इट लेटर, ओके। बट द करेक्ट आंसर आई थिंक इट विल बी ऑप्शन डी, कि गैस टरबाइन और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हम यूज करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इलेक्ट्रिक हीटर में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि यहां पर मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ए कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन ऑफ गैस 33.33% हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, ओके। तो जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, सपोज लेटस हम मान लेते हैं 100 किलो जूल, मान लेते हैं 100 किलो जूल हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, और इसका 33.33, तो 33.33 किलो जूल हीट जो है कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये वर्क हमें मिल गया, और ये हमारा हीट सप्लाई हो गया, ओके। ये हीट सप्लाई हो गया। अब क्या बोला, द टेम्परेचर राइजेस बाय 20 डिग्री। अच्छा, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया, 20 डिग्री। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एज प्रोपोर्शनल टू वर्क इज प्रोपोर्शनल टू वर्क। ये बोला है कि स्पेसिफिक हीट जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वर्क के। Q इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी स्पेसिफिक हीट मतलब C इज प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो अब हमसे यहां पर पूछा गया है क्या, वर्क कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जो हीट सप्लाई हो रही है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, जो हीट ट्रांसफर होता है कितना होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है mc डेल्टा टी, mcp डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर में इतना हीट ट्रांसफर होता है। तो जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं mc, चेंज इन टेम्परेचर जो है कितना है 20 है। अब देखिए ये हीट सप्लाई जो है और वर्क के बीच में रिलेशन क्या है, ये हमें दे रखा है 33.33% वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क होगा और हीट होगा, इन दोनों का रेशियो जो रहेगा 1/3 रहेगा, क्योंकि 33.33 मतलब कि ये इफिशियंसी हो गई ना, तो इफिशियंसी हमें दे रखी है 1/3, और ये 1/3 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि जो वर्क हमें मिलेगा और जो हम हीट सप्लाई करेंगे उन दोनों का रेशियो है। इनडायरेक्टली ये चीज हमें दी गई है, ओके। तो हम यहां से हीट सप्लाई को लिख सकते हैं क्या, हीट सप्लाई को फ्रॉम दिस वी कैन राइट क्या, हीट सप्लाई इज इक्वल टू W/3, W/3। तो यहां पर हीट सप्लाई को हम लिख लेंगे क्या, W/3 इज इक्वल टू mc इंटू 20। अब क्या बोला है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एज प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो यहां पर ये रिलेशन बन रहा है, तो W जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया किसका, W इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्या, इज इक्वल टू कर लेता हूं ना, इज इक्वल टू 3 इंटू एम इंटू सी इंटू 20। इज इट क्लियर। तो यहां पर W जो रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, C के, है बिल्कुल है।
तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहां पर निकालना है। ओके क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में क्लियर कट बताया नहीं गया है कि आपको W को किससे कंपेयर करना है। देखिए ड्यूरिंग अ कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन ऑफ अ गैस 33% हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, बिल्कुल इफिशिएंसी हो गया 1/3, वाइल द टेम्परेचर राइजेस बाय 20 डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर जो है चेंज हो गया कितना, हीट सप्लाई करने से 20 डिग्री हो गया। ओके, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एज प्रोपोर्शनल टू वर्क। स्पेसिफिक हीट जो है वो वर्क के प्रोपोर्शनल है, तो ये वर्क के प्रोपोर्शनल, यहाँ पर वर्क के प्रोपोर्शनल बन गया स्पेसिफिक हीट। निकालना क्या है, वर्क इज 10%, 12%, 15%। तो देखिए ये हमें दे रखा है W जो है वो 0.33 Q दे रखा है, और Q जो होता है mCp डेल्टा T होता है। तो Q की जगह हम क्या रखेंगे, W बाय 0.33। अच्छा, तो यहां पर Cp को आपको बताना था, हमने वैसा ही किया है। तो देखिए यहां पर Cp जो है, Cp की वैल्यू को आपको बताना है कि वो W का कितना परसेंटेज है। ओके, यहां पर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो यहां पर Cp की वैल्यू को आपको बताना है, Cp की वैल्यू जो है ये कितना परसेंट है W का। ओके, तो यहां पर ये Cp की वैल्यू आप निकाल दीजिए यहां से, ये बनेगा W डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20 इंटू मास लिया है क्या, यहां पर देख लेते हैं, 1 लिया है शायद। ओके, मास के टर्म्स में निकाल लिया, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन में आपका बनेगा 15%, 0.15 आ जाएगा। Cp इज इक्वल टू 0.15 W। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो ये समझ में आया किस तरह से किया, जस्ट यहाँ पर आपको आपस में रिलेशन निकालना था। देखिए अब क्वेश्चन को बायो समझ ली, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एज प्रोपोर्शनल टू वर्क इज, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस और ये वर्क के प्रोपोर्शनल है, तो ये फैक्टर कितना होगा ये हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सिलेंडर कंटेन 10 मीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर 2 बार। एक सिलेंडर है, उसके अंदर आइडियल गैस है और उस गैस का प्रेशर जो है कितना है, 2 बार। दिस गैस इज कंप्रेस इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस टिल इट्स प्रेशर इज इंक्रीज टू 15 बार। देखिए इनिशियल प्रेशर जो है हमें दे रखा है 2 बार, और फाइनल प्रेशर जो है हमें दे रखा है कितना, 15 बार। कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्क हमें करना पड़ेगा। ओके, व्हाट क्वांटम ऑफ वर्क, क्वांटिटी आना चाहिए यहां पर, ऑफ वर्क विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। ये टेबल हमें दी गई है, लॉग टेबल हमें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ तो हमें टेबल दी गई है, तो टेबल की मदद से निकाल लेंगे, या फिर हम डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो वर्क इंटरेक्शन जो होगा कितना होगा, P1 V1, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम हमें दे रखा है 10 मीटर क्यूब और इनिशियल प्रेशर भी हमें दे रखा है, तो ये क्या बनेगा, P1 V1 ln P1 बाई P2। कितना वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, बट हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो P1 V1 कितना हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको टेबल की मदद से करना है तो मैं टेबल की मदद से ही करके बताता हूं। अगर
ऐसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो देखिए फॉर्मूले में आप ध्यान रखें ln है। ln मतलब होता है log टू दी बेस e, नेचुरल लॉग इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये log टू दी बेस 10 दे रखा है हमें, तो इसको अगर log टू दी बेस 10 कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला जो है आपका ये बन जाता है 2.303 P1 V1 log 10 टू दी बेस P1 बाई P2। ये आप ध्यान रखें बेटा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, इन दोनों से आंसर जो आएगा सेम आएगा। ln ले रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ln को log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 2.303। P1 कितना दे रखा है हमें, P1 विल बी 2 बार। आंसर यहाँ पर किलो पास्कल किलो जूल में है, तो बार को हम किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 बार का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मैं लिख लूंगा सीधा 200 किलो पास्कल। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब। लोग, अब क्या लिखेंगे, लोग बेस 10 क्या है, P1 कितना है 2 और P2 जो है कितना है 15। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें, देखिए log a अपॉन बी जो होगा क्या बनेगा, ये log 2 माइनस log 15 ये बन जाएगा। तो यहां पर वैल्यू दे रखी होगी हमें, log 2 की दे रखी है, log 15 नहीं दे रखा, तो इस log 15 को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 3 इंटू 15 को अपन लिख सकते हैं ना 5 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो log 3 इंटू log 5, तो log 3 प्लस log 5 बन जाएगा, तो log 3 log 5 इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो टेबल की मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया होगा इसका, यस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला फैक्टर आ जाता है 2.303, ये मैंने आपको बता दिया था अभी। और इस log 2/15 को लिखने का तरीका देखिए, log 2 और इसको लिख लिया log 3 प्लस log 5। यहाँ पर आप ध्यान रखें ये शायद इससे मिक्स हो गया है, यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा। ओके, तो मैंने पूरा तरीका आपको बता दिया है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी अभी एसएससी जेईई के लिए तो कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप ln से ही भी निकाल सकते हो। बाकी अगर ऐसी एग्जाम में आप फंस जाते हो जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और टेबल दे रखी है, तो टेबल का पर्पस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे क्वेश्चन में इस टेबल का यूज क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया कि log 2 की वैल्यू log 15 है। अब देखिए इसके अलावा और कुछ होता है, जैसे 21 होता है, तो 7 और 3 के फैक्टर में उसको निकाल लेते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन इससे बन सकते हैं। तो जो भी वैल्यू दी होगी उस वैल्यू को, उस प्रेशर को आपको उस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा जो यहाँ पर अवेलेबल है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द हाइपोथेटिकल साइकिल सोन इज। तो हमारे पास ये एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, टीएस डायग्राम इसका दे रखा है सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसकी थर्मल इफिशियंसी निकालना। तो ये साइकिल हमें दिया हुआ है, तो हमें पता है कि थर्मल इफिशियंसी का मतलब होता है नेट वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। तो नेट वर्क तो हमें मिलता है पीवी डायग्राम पर, बट हमें पता है कि जो एरिया पीवी डायग्राम पर मिलता है वही एरिया हमें टीएस डायग्राम पर मिलता है। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये हमारा नेट वर्क बन जाएगा। तो सबसे पहले हम नेट वर्क निकाल लेंगे इसका, डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया बेस कितना है 5 - 1 4 और हाइट कितना है 700 - 300, तो 1/2 इंटू बेस विल बी 4 और हाइट विल बी 700 - 300 दैट विल बी 400। और ये किस में आएगा आंसर, ये देखिए एंट्रोपी हमें दे रखी है किलो जूल पर केल्विन में और ये यहाँ पर केल्विन में, तो किलो जूल में हमें आंसर मिलेगा। तो इससे ये कैंसिल कर देंगे, 2 2 4 जा 8, तो ये बन जाएगा 800 किलो जूल वर्क हमें यहाँ से मिलेगा इस साइकिल से। ओके, अब हीट सप्लाई हमें चाहिए क्योंकि थर्मल इफिशियंसी निकालना,
तो हीट सप्लाई जो होता है क्या होता है, उस प्रोसेस को हम प्रोजेक्ट करते हैं कहाँ पर, एंट्रोपी एक्सिस पर। तो ये एरिया जो पूरा रहेगा, ये पूरा एरिया आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, हीट सप्लाई कहलाएगा। तो ये एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कौन सा, ऊपर का ट्रायंगल का। तो ये एरिया और हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा हीट सप्लाई को कैलकुलेट करने के। तो ये एरिया कितना जाएगा, ये एरिया जाएगा 300, इसकी हाइट है, और ये विड्थ जो है कितनी, 4 है। तो ये बन जाएगा 1200 किलो जूल। तो इफिशिएंसी हीट सप्लाई कितना जाएगा हमारा, यहाँ पर हीट सप्लाई विल बी 1200 प्लस 800 विल बी 2000 किलो जूल। तो इफिशिएंसी आ जाएगा आपका कितना, 800 डिवाइडेड बाय 2000, 40% इफिशिएंसी है क्या ऑप्शन में, यस, 0.4 विल बी द करेक्ट आंसर। 40% इफिशिएंसी इस साइकिल की हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोला, व्हेन ए वॉल ऑफ एन इवैक्यूएटेड बॉटल इज ओपन द एटमॉस्फेरिक एयर रश इनटू इट if the atmospheric pressure is 101.325 bar kilopascal and 0.6 meter cube air is enter into the bottle, then the work done by the air will be। तो वर्क डन, ये ऐसा सेम क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक यही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो वर्क अगर आपको यहाँ पर निकालना तो पीडीवी रिलेशन आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। प्रेशर दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर 101.325 और चेंज इन वॉल्यूम जो होगा कितना होगा, 0.6 होगा। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 60.8 बन जाएगा शायद, 101.325 इंटू 0.6, तो ये बन जाएगा 60.79, मतलब 60.8 किलो जूल। बोतल है तो ये क्लोज सिस्टम यहाँ पर आपका कहलाएगा, वही एयर अंदर बोतल के अंदर जा रही, तो बोतल का जो वॉल्यूम है उतना ही एयर जा रहा है उस बोतल के अंदर, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वही बोतल का वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं कई बार। थर्मल इफिशिएंसी हमसे पूछा है, तो वर्क डन आप निकाल लीजिए। देखिए 4 प्रोसेस हमें दे रखी है और हीट इंट्रैक्शन और वर्क इंट्रैक्शन हमें दे रखा है यहाँ पर चारों प्रोसेस का। तो नेट वर्क आप निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 50 बाय द गैस, 20 ऑन द गैस। ऑन द गैस नेगेटिव होता है, बाय द गैस पॉजिटिव होता है। तो नेट वर्क हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना, 30 किलो जूल मिल जाएगा। और हीट ट्रांसफर है ये 50 फ्रॉम द गैस एंड 80 टू द गैस। सप्लाई कर रहे हैं गैस को, ये हीट सप्लाई होगा। फ्रॉम द गैस मतलब वहां से निकाल रहे हैं, तो निकालना नेगेटिव होता है, सप्लाई करना पॉजिटिव। तो नेट हीट और नेट वर्क दोनों बराबर आ जाएगा, बट वैसे इफिशिएंसी निकालना है तो हीट सप्लाई को हम देखते हैं। तो हीट सप्लाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आंसर मिल जाएगा 37.5 रहेगा क्या, यस 37.5 मतलब ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 क्या बोला है, स्टील टैंक प्लेस इन हॉट इन्वायरमेंट कंटेनिंग 5 kg ऑफ एयर एट 4 atm एंड 30 डिग्री सेल्सियस। एक स्टील का टैंक है, ले लेते हैं अपन टैंक, कंटेनिंग 5 kg एयर, इसके अंदर 5 kg एयर है एट 4 atm एंड 30 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इसका 4 atm है और इसका टेम्परेचर जो है ये 30 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने रख दिया हॉट इन्वायरमेंट में, ठीक है, रख दिया। ए पोर्शन ऑफ एयर इज रिलीज टिल प्रेशर बिकम 2 atm, यहाँ से एयर रिलीज हो रही और इसका फाइनल प्रेशर जो है कितना हो गया, 2 atm हो गया। ओके, लेटर द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द टैंक इज फाउंड टू बी 150। अच्छा, प्रेशर कम हो रहा है और टेम्परेचर जो है
ए पोर्शन ऑफ द एयर इज रिलीज टिल द प्रेशर बिकम 2 ठीक है। लेटर द टेम्परेचर ऑफ द एयर इन द टैंक इज फाउंड टू बी 150। अब यहां पर फाइनल टेम्परेचर जो है इसका कितना हो गया, 150 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि हीट आ रही होगी उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। द क्वांटिटी ऑफ एयर अलाउड टू एस्केप इज, तो अब आपको यहां पर बताना है कि कितनी क्वांटिटी एयर की यहां से बाहर गई होगी। तो आप यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो। देखिए सिंपल सी प्रोसीजर है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या है, इनिशियली पहले तो आप इसका मास हमें दे रखा है और फाइनली आप मास इसका निकाल सकते हो, क्योंकि इसका प्रेशर और टेम्परेचर हमें दिया हुआ। फाइनल टेम्परेचर जो है 150 है, इनिशियल सॉरी फाइनल प्रेशर जो है वो 2 बार है। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज करेंगे तो P1V1 डिवाइडेड बाय RT1, तो ये M1 बनेगा, और सिमिलरली P2V2 डिवाइडेड बाय RT2। अच्छा, वॉल्यूम दोनों गैस में सेम रहेगा क्योंकि टैंक चेंज नहीं हो रहा है, टैंक वही है, और वॉल्यूम वही क्यों रहेगा, क्योंकि गैसेस जो है जिस कंटेनर में जाती है वही उसका वॉल्यूम बन जाता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। गैस 1 kg हो 2 kg हो, वो जिस कंटेनर में है वही उसका वॉल्यूम कहलाएगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम है, तो देखिए यहाँ पर ये 5 kg हमें दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, तो यहाँ से वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। इनिशियली टेम्परेचर हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा। ये हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ करके, बाकी प्रोसीजर मैं आपको पूरा बता दूँ। तो यहाँ से वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। और देखिए M2 जो है, ये M2 ही तो निकालना है, P2 हमें दे रखा है, P2 जो फाइनल प्रेशर होगा 2 एटमॉस्फेरिक होगा। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसको आपको 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखें जी। RT2 हमें दे रखा है, हमें चाहिए क्या, M2 सॉरी M2 निकालना है, तो फिर हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो यहाँ से हम ये वॉल्यूम जो हमने यहाँ से निकाला है, ये वॉल्यूम हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये M2 आ जाएगा कितना, 1.79 kg। ओके, तो M2 हमारे पास आ गया, मतलब ये फाइनल मास आ गया जो कि इसके अंदर अवेलेबल है। इनिशियल मास हमें दिया गया था, तो कितना मास स्केप हुआ, बाहर कितना निकला, तो ये डेफिनेटली मास स्केप जो आएगा M1 माइनस M2 आ जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचना था बस, और आंसर आप निकाल सकते। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी है बस, बाकी अदरवाइज जो स्टेप है वो सभी आसान है। मतलब आपको इनिशियल मास निकालना है बस। कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पर लगाना है वो क्या लगाना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फाइनल प्रेशर टेम्परेचर अगर दे रखा है तो उससे आप मास निकाल सकते हो, वॉल्यूम अगर आपने पहले निकाल लिया तो ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.2, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150। क्या बोल रहा है, एन इंजन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल operating between temperature 800 and 400 Kelvin. The heat supply is 100 kilowatt. The output, तो हीट सप्लाई 100 किलोवाट, तो इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। इस कार्नोट की इफिशियंसी क्या होगी, 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 800, तो ये बन जाएगा 1/2, और आउटपुट जो है वो, और हीट सप्लाई का जो रेशियो होता है वो इफिशियंसी होता है। तो यहां से हमारे पास आउटपुट जो है कितना आ जाएगा, 50 किलोवाट आंसर आ जाएगा। ये क्या किया, समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर कुछ नया नहीं किया मैंने, अभी तक हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के, और ये भी उसी में से एक है। तो आंसर विल बी 50 किलोवाट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। तो 151 ऐसे भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कई क्वेश्चन कर चुके हैं। A system absorb 100 kilojoule of heat and does 60 kilojoule of work along the path 1 2 3। 1 2 3 के along की बात चल रही है। The same system does 20 kilojoule
वर्क अलोंग ए पाथ 143 एंड द हीट अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द पाथ 143। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 से 3 के बीच में आप निकाल लेंगे, और वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको इस पाथ से जो मिलेगी वही इससे मिलेगी, तो इससे आप निकाल सकते हो। ऑलरेडी हम इस तरह के कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको आप इसका सॉल्यूशन को रिफर कर सकते हो। बाकी अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं यहीं पर हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिवर्सिबल इंजन आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन ए हीट सोर्स एंड ए सिंक। दो रिवर्सिबल इंजन है जो कि दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। अब क्या बोला, द इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज 60% एंड 50%। दोनों इंजन की इफिशियंसी हमें दे रखी है कितनी, एक की 60% दे रखी है, दूसरे की दे रखी है कितनी, 50% दे रखी है। ओके, इफ दिस टू इंजन आर प्लेस बाय ए सिंगल रिवर्सिबल इंजन रिप्लेस्ड बाय, दोनों इंजन को एक सिंगल रिवर्सिबल इंजन से रिप्लेस करेंगे तो उसकी इफिशियंसी निकालना। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखें, ओवरऑल इफिशियंसी जो रहती है वो इन दोनों की इफिशियंसी का सम माइनस इन दोनों की इफिशियंसी के प्रोडक्ट को आपको घटाना होगा। तो यहां से आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना होगा ये 0.6 प्लस 0.7 सॉरी 0.5 माइनस 0.30, तो ये 80% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी, सी विल बी द आंसर। ओके, कैसे आता है ये कैलकुलेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको अगर लगता है तो यू कैन रिफर इट। फाइनली आपको ये वाला रिलेशन याद रखना पड़ेगा, 1 + 2 - 1 × 2, ओवरऑल इफिशियंसी अगर आपको निकालना है ऐसे केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, साइकिल ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, इसका पीवी डायग्राम हमें बनाना है। तो ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी हम किसी सेशन में देख चुके हैं। तो 1 से 2 जो है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक रहेगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक रहेगा तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन हमें देखने को मिलेगी। ये जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का स्लोप जो होता है वो कम होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपेयर। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी ही रहेगा, ध्यान रखें। और इसका कॉन्सेप्ट भी हम ऑलरेडी कहीं लेक्चर्स में देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा, व्हेन ए सिस्टम अंडरगोस ए प्रोसेस सच दैट इंटीग्रेशन del Q by T इज 0, ये हमें दे रखा है। और क्या बोला है, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये 0 है, ये ग्रेटर देन 0, द प्रोसेस इज। देखिए ये 0 इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 इसका मतलब कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। बट ये ग्रेटर देन 0 चेंज इन एंट्रोपी, और चेंज इन एंट्रोपी जो होता है ये del Q by T प्लस जनरेशन की वजह से होता है। और ये 0 है तो एडियाबेटिक, और ये अगर पॉजिटिव है तभी जाके ये पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब प्रोसेस कैसी होगी, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो डेफिनेटली ये क्या होगी, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। क्लियर, ये प्रोसेस क्या होगी, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, यहां पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है एंट्रोपी से रिलेटेड, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फटाफट इसको रीड आउट करें। देखिए क्या है, व्हेन ए परफेक्ट गैस इनक्लोज इन ए सिलेंडर पिस्टन डिवाइस एग्जीक्यूट ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस। प्रोसेस जो है क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। ओके, अब क्या बोला है, इट्स एंट्रोपी विल इंक्रीज, इट्स एंट्रोपी चेंज विल बी 0।
द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग विल बी जीरो। एंट्रोपी चेंज हमें निकालना है। तो देखिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। एंट्रोपी चेंज जो है वो या तो हीट इंटरेक्शन होगा या जनरेशन होगा, इसकी वजह से होता है। अब क्या बोला, ए परफेक्ट गैस इंक्लोज इन ए सिलेंडर पिस्टन डिवाइस एग्जीक्यूट ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है तो ये जीरो, रिवर्सिबल है तो ये भी जीरो, तो इट्स एंट्रोपी विल इंक्रीज। एंट्रोपी क्यों इंक्रीज होगी, एंट्रोपी चेंज जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग विल बी जीरो। सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज जीरो होगा, सराउंडिंग की एंट्रोपी में। देखिए रिवर्सिबल बोल रखा है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में भी सराउंडिंग की एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि कोई हीट का इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर हीट का इंटरेक्शन होता तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में क्या होगा, चेंज होगा। तो सराउंडिंग में तो कोई हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, सराउंडिंग की एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो आंसर विल बी 2 एंड 3। मतलब ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 क्या बोल रहा है, ए सिस्टम ऑफ 100 kg मास अंडरगोस ए प्रोसेस इन विच इट्स स्पेसिफिक एंट्रोपी इंक्रीजेस फ्रॉम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 100 kg मास की बात चल रही है, ओके, और उसकी स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है 0.3 से लेके 0.4 किलो जूल पर केजी। मतलब स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है इनिशियली कितनी थी, 0.3 किलो जूल पर केजी केल्विन, और फाइनल स्पेसिफिक एंट्रोपी कितनी हो गई, 0.4 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है देख सकते हो आप बढ़ रही है। एट द सेम टाइम द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितनी हो रही है, 80 से लेके 75। बट यूनिट का आप ध्यान रखें 80 75। तो आपको बताना है कि ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, क्या है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, क्या है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज जो है क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जीरो है तो रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल किसको बोलेंगे, जब यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो इरिवर्सिबल। इम्पॉसिबल, जब यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज जो है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा तो इम्पॉसिबल। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज, और यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज जो होगा ये क्या होगा, सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज। अब सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज ये देख लीजिए, 100 kg मास है तो 100 मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी इंक्रीज हो रही 0.4 से 0.3 से 0.4, तो ये डिफरेंस कितना रहेगा, 0.1 का, प्लस यहां पर अब आपको मास का मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये किलो जूल पर केजी में डिक्रीज हो रहा है कितना, 75, फाइनल है 80, इनिशियल है। तो ये कितना जाएगा, 10 -5, तो ये बनेगा 10 -5, 5 किलो जूल पर। तो डेफिनेटली एंट्रोपी चेंज जो हुई यूनिवर्सिटी की क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इट इज नेसेसरी। देखिए तीन कंडीशन होती है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी जिसे हम बोलते हैं, डेल क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहलाती है। तो इसमें
दो कंडीशन आ जाती है, एक अगर इक्वल टू जीरो है तो रिवर्सिबल, लेस देन जीरो है तो इरिवर्सिबल। तो क्या बोला है, थर्मोडाइनमिक साइकिल टू बी ए इरिवर्सिबल कब होगा, जब डेल क्यू बाई टी जो होगा लेस देन जीरो, इसे हम बोलते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी। रिवर्सिबल ये होगा तो इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और ये रिवर्सिबल की कंडीशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, वी हैव अ थ्री स्टेटमेंट इन ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात चल रही है। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी क्या? सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ ऑल द बॉडीज टेकिंग पार्ट इन ए प्रोसेस ऑलवेज इंक्रीजेस, वंस क्रिएटेड एंट्रोपी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी जो है डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस जनरेशन, इरिवर्सिबल है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, इरिवर्सिबल है मतलब जनरेशन तो 100% होगा। अब ये जो है ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि ये क्या है। तो ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या बोला है, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत बात है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं है। इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन होगा तो ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो एंट्रोपी कम भी हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत है तो आंसर ही मिल गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर विल बी ऑप्शन बी। सेकंड क्या है, द सम ऑफ ऑल द एंट्रोपी, द सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ ऑल द बॉडीज टेकिंग पार्ट इन ए प्रोसेस ऑलवेज इंक्रीजेस। तो सम जो रहेगा वो हमेशा बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। वंस क्रिएट एंट्रोपी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, यस, ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ relation is directly involved in determining the final property during the adiabatic mixing process। तो एडियाबेटिक मिक्सिंग प्रोसेस में फाइनल प्रॉपर्टी निकालने के लिए कौन कौन से लॉ की हमें जरूरत पड़ती है? तो फर्स्ट लॉ की तो जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा जब दो सिस्टम को हम एडियाबेटिकली मिक्स करेंगे, दो फ्लूइड को हम एडियाबेटिकली मिक्स करेंगे तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें लगाना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स directly involved in determining the final temperature. First, second law of thermodynamics and steady flow relation, perfect gas relation and steady flow relation, the first law of thermodynamics and the perfect gas relation। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो हमें जरूरत पड़ेगा, और परफेक्ट गैस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? एडियाबेटिक मिक्सिंग है, परफेक्ट गैस इक्वेशन की जरूरत पड़ सकती है क्या? आप बताइए, परफेक्ट गैस इक्वेशन यहाँ पर अगर हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो है, वर्किंग सब्सटेंस अगर हमारा आइडियल होता, आइडियल गैस होता तो हमें परफेक्ट गैस की आइडियल गैस इक्वेशन की जरूरत पड़ती। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए यहां पर इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि जब मिक्सिंग होगी तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, और स्टेडी फ्लो रिलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बचा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड परफेक्ट गैस रिलेशन की जरूरत हमें पड़ेगी। इसको आप याद रखें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है।
परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज कन्वर्ट एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट वर्क। फर्स्ट काइंड की बात चल रही है तो यही होता है क्या? नहीं, ये तो सेकंड पीपीएम 2 होता है ना, जो कि जितना हीट हम देंगे उतना वर्क बना देगी। पीएमएम 1 क्या होता है? बिना कुछ लिए, बिना कुछ सप्लाई किए कंटिन्यूसली हमें वर्क देता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है क्या है? गलत है। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड कन्वर्ट एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट वर्क, ये गलत है। ये पीएमएम 1 की बात नहीं है, पीएमएम 2 की बात है। ए क्लोज सिस्टम मतलब 2, अगर हमारा स्टेटमेंट गलत है तो यहां तो आंसर एक भी मैच नहीं होगा फिर तो। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट वर्क। ठीक है, पीएमएम 1 तो ये होता है ना हमारा कि यहां पर आप कुछ भी हीट सप्लाई मत दीजिए, यहां पर हमें वर्क मिलेगा। पीएमएम 2 होता है जितना हीट हम सप्लाई करेंगे उतना वर्क हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते। पहला स्टेटमेंट सही है अपने अकॉर्डिंग। ए क्लोज सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज वर्क और एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। अरे क्लोज सिस्टम जो है वो मास का एक्सचेंज नहीं होता है, वर्क और एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा ना। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसके बाद में द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टिपुलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ी बताता है, ये भी गलत है। यहां पर करेक्ट की जगह यहां पर इनकरेक्ट हमसे पूछा होगा, ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? इनकरेक्ट आपको बताना था, तो 2, 3, 4 जो है ये इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो टोटल ये 20 क्वेश्चन देखे हमने इस सेशन में, और यहाँ पर इस आंसर से बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन अवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC+App&YT डिस्कशन चैनल। सेशन पसंद आ रहा तो इसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।